नमस्कार। आशा करती हूँ कि पिछले YouTube वीडियो में दिए गए कार्य को आपने पूरा कर लिया होगा और उस टॉपिक को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है भारत के उत्तरी मैदानी भाग। भूआकृतिक प्रदेशों की श्रृंखला में दूसरे क्रम पर आने वाले उत्तरी मैदानी भाग हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में अवस्थित हैं। यह मैदान पूर्व में 145 किलोमीटर और पश्चिम में 480 किलोमीटर चौड़े हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये निम्न और समतल मैदानी भाग हैं जो कि हिमालय से लाई गई नदियों द्वारा जलोढ़ मृदा के जमाव के कारण बने हैं। अगर इन्हें नदी के आधार पर विभाजित किया जाए तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग, जिसे पश्चिमी मैदानी भाग भी कहा जाता है। मध्यस्थ भाग, मध्यवर्ती मैदान, जिसे जो कि गंगा बेसिन के रूप में जाना जाता है। और पूर्व का भाग ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है, ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे सुंदरवन डेल्टा के रूप में नाम दिया जाता है, वो सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करता है। हम अगर भौतिक विभाग की बात करें तो मैदान के भौतिक विभागों में मुख्य रूप से पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान है। पश्चिमी मैदान के अंतर्गत, जिसे हमने देखा, सिंधु का मैदान है और पूर्वी मैदान के अंतर गंगा और सुदूर पूर्व में ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यहाँ पर एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि जब हिमालय से नदियाँ निकल करके आती हैं तो अपने साथ पर्याप्त मात्रा में कंकड़ पत्थर और चट्टानों के टुकड़े लेकर के आती हैं, जिन्हें वो अपनी तलहटी में जमा करती हैं, जिसे भाबर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बड़ी जो धाराएं हैं वही दृश्यमान होती हैं। शेष धाराएं इस डायग्राम से स्पष्ट है, इनके नीचे विलुप्त हो जाती हैं। बाद में ये पुनः तराई वाले क्षेत्र में, जहाँ पर ये पुनः प्रकट होती हैं, उसे तराई कहा जाता है। आगे चल करके ये ज़्यादातर अचानक स्ट्रीम्स के निकलने के कारण, धाराओं के प्रकट होने के कारण कई बार यहाँ पर दलदली क्षेत्र भी देखा जाता है। ये धाराएं जब आगे बढ़ती है, नदी जब आगे बढ़ती है तो जो 2 प्रकार की मृदा एकत्रित करती है, जिन्हें अपने पेटे के अंतर्गत, इन्हें पुरानी मृदा जो ऊंचे मैदान का निर्माण करती हैं, जहाँ बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, उसे बांगड़ कहते हैं। और न्यूयर एवल्यूअल सॉइल, यानी नवीन जो जलोढ़ मृदा होती है, उसे खादर की संज्ञा दी जाती है। ये नई मृदा है और ये अधिक उपजाऊ भी होती है। यहाँ इस स्लाइड में आपको खादर और बांगड़ के बीच में कई बार क्या डिफरेंस है ये आ जाता है, क्या इनके अंतर्गत, इनमें क्या, इनसे दोनों में क्या अंतर है, ये चीज़ जो पूछी जाती है, उसमें आप इसे स्पष्ट रूप से इसमें बता सकते हैं कि खादर मृदा निम्न क्षेत्रों में, वैली के, घाटी के जो निम्न क्षेत्र, बॉटम क्षेत्र है, वहाँ पर पाई जाती है और हर साल बाढ़ के कारण नवीन मृदा का निर्माण होता है। जबकि बांगड़ जो है वो हायर जो एलिवेशन के एरिया हैं, ऊंचे जो क्षेत्र हैं, उनमें मिलती है। खादर बारीक है, फाइनर इन टेक्सचर, मतलब बारीक है अपने टेक्सचर में, अपने संगठन में, जबकि बांगड़ मोटी होती है, खुरदुरी होती है। खादर मृदा ज़्यादा फर्टाइल होती है, जबकि जो बांगड़ है वो ऊंचाई पर स्थित होने के कारण, फ्लड लेवल से ऊपर होने के कारण प्रायः कम फर्टाइल होती है इसकी तुलना में। जैसा कि हमने बात की कि उत्तरी मैदान को हम वेस्ट, मिडिल, पश्चिमी जो कि सतलज बेसिन है, मिडिल जो कि गैंगटिक बेसिन है, और ईस्ट जो कि ब्रह्मपुत्र बेसिन के रूप में विभाजित कर सकते हैं। ये जो स्लाइड है इसमें आपको इस मैप के ज़रिए ज़्यादा क्लियर दिखाई दे सकता है।
पंजाब हरियाणा प्लेन भी कहते हैं इसको, जो वेस्टर्न पार्ट है। जो मिडिल पार्ट है इसे अपर, मिडिल और लोअर गैंगटिक प्लेन में विभाजित किया गया, और ईस्टर्न पार्ट या रिमोट ईस्टर्न पार्ट जिसे हम कह सकते हैं, इसे ब्रह्मपुत्र प्लेन के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी मैदान की जहाँ हम बात करते हैं वहाँ कुछ बिंदु ध्यान रखने लायक है। ज़्यादातर भाग इसका पाकिस्तान के अंतर्गत है, और इस भाग में कई मिट्टी के उभरे हुए टीले पाए जाते हैं, और इन टीलों में कई निम्न भूमि है जिसे तल्ली कहते हैं, और जिनमें जल भर जाने पर जो छोटी झीलें बन जाती हैं इन्हें ढांड की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं, पंच नदियाँ हैं, उन नदियों के बीच के भाग को, भौगोलिक क्षेत्र को दोआब कहते हैं। अलग अलग दोआब के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। सिंधु और झेलम नदी के बीच जो क्षेत्र है उसे सिंध सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। झेलम और चेनाब के बीच जेच दोआब के नाम से जाना जाता है। चेनाब और रावी के बीच जो दोआब है उसे रेचना के नाम से जाना जाता है। और रावी और व्यास के बीच जो दोआब है उसे बारी दोआब के नाम से जाना जाता है। और व्यास और सतलज के बीच में जो दोआब है उसे बिस्त दोआब के रूप में जाना जाता है। ये जो स्लाइड है आपको ये अधिक, अगर हम मध्य मैदान की बात करते हैं, गैंगटिक प्लेन की अगर बात करते हैं, उसे मुख्य रूप से हम पुनः कई भागों में बांट सकते हैं, जिसमें इस मैप में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये भाग आप देख सकते हैं। गंगा यमुना के दोआब और गंगा और यमुना जहाँ पर मिल रही है उनकी उत्तरी और उत्तर प्रदेश के उत्तरी मध्य भाग को रुहेलखंड का मैदान कहते हैं, और इसका ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। इसीलिए यहाँ पर रामगंगा, शारदा और गोमती जैसी नदियाँ हैं वो प्रवाहित होकर के इसी ओर, इसकी ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। इस मैदान में अत्यधिक उपजाऊ काप मिट्टी है। इसके उत्तर पूर्व की ओर अगर हम जाते हैं तो अवध प्लेन जिसे हम कह सकते हैं, अवध का मैदान है, जिसमें घाघरा, राप्ती और गोमती नदियाँ काफ़ी गहराई तक काप मिट्टी बिछाती हैं, जमा करती हैं, और इसे कई बार सरयू पार और गोमती का मैदान भी कहा जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर उत्तरी बिहार का मैदान, जो सब क्लासिफिकेशन है, उत्तरी बिहार का मैदान, दक्षिणी बिहार का मैदान, और इसी प्रकार उत्तरी बंगाल का मैदान और बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल के मैदान में भी उप विभाजित किया गया है। उत्तरी बिहार के मैदान को मिथिला के मैदान के नाम से और दक्षिणी बिहार के क्षेत्र को मगध प्लेन्स के नाम से, मगध मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक बात और है कि उत्तरी बंगाल का जो मैदान है वो गंगा के डेल्टा और गंगा सागर तक फैला है, और इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती हैं, और अधिकांश भाग बांग्लादेश में है। उत्तरी बंगाल के जो पर्वत पादीय भाग है उन्हें द्वार कहते हैं, जहाँ पर चाय अधिक पैदा होती है। बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल का जो डेल्टा है लगभग 1,86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और समुद्र से बहुत कम ऊंचा है। यहाँ पर इस डेल्टा में ऊपरी भाग में कहीं कुछ टीले हैं जिनमें चर पाए जाते हैं, जो उभरे हुए हैं और जल में नहीं डूबते हैं, और स्थानीय निवासी गांव बनाकर यहाँ बसते हैं। और निम्न भूमि को बिल कहते हैं, जो कि जूट धोने के लिए काम में लिए जाते हैं। ये मध्य जो मैदानी भाग है गंगा का प्लेन, इसके सब डिविजन्स आप ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार नेट के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन कौन से प्लेन्स इस दृष्टि से पूछे जा सकते हैं आपसे एमसीक्यूज़ में, इसीलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए आप। अब अगर हम इसके पश्चात अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ये गंगा मेघना ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो कि गंगा जो कि आगे चलकर बांग्लादेश में एंटर करके पद्मा हो जाती है, और आगे इसमें आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। यहाँ पर अगर हम जूम इन करके तो मेघना रिवर इसमें मिलती है आगे आकर के, और फिर ये एक बृहद डेल्टा का निर्माण करते हैं, सुंदरवन का डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र के विषय में एक विशेष अगर हम बात कहें तो ब्रह्मपुत्र का मैदान, जैसा कि हम जानते हैं, उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है, और गारो और हिमालय पहाड़ के बीच में लंबी और सकरी पट्टी नुमा मैदान के रूप में है।
जल में मिट्टी की मात्रा इतनी अधिक है कि कई बार जल के बहाव में रुकावट से मिट्टी के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं और द्वीप का निर्माण होता है। इन्हें रिवराइन या नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है, जिनमें माजुली द्वीप बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में निर्मित है, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है और सबसे बड़ा रिवराइन नदी द्वीप माना जाता है, लार्जेस्ट इनहैबिटेड, जिसमें की जनसंख्या भी बसी हुई है। ये 3 पक्ष आप समझ गए होंगे, उम्मीद करती हूँ। अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात की जाए, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, जैसा कि अगर हम बात करें पारिस्थितिक सुंदरबन डेल्टा, जिसकी बात हमने की, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, इसकी पारिस्थितिक जो महत्ता है वो बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पर मैंग्रोव जो वनस्पतियों के सबसे बड़े पैच पाए जाते हैं। 4.3 विश्व का जो 4.3% मैंग्रोव है, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो यहाँ पर मिलते हैं। जैव विविधता की दृष्टि से बहुत अधिक समृद्ध है और तटीय जो बाघ हैं उनके यहाँ पर लार्जेस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है। ये विश्व धरोहर की साइट्स के अंतर्गत भी आती है और बायोस्फीयर रिजर्व्स यानी जैव संरक्षण जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत भी इस साइट को सम्मिलित किया गया है। अब संपूर्ण अगर हम उत्तरी मैदान की इम्पोर्टेंस की बात करें, उसकी महत्ता की बात करें, तो ये सबसे बड़ा जलोढ़ मृदा से निर्मित जो मैदानी भाग है वह है। इसमें जो नदियां हैं वो पैरानियल यानी सदावाही हैं और नव्य नौकागम्य है, इनमें आवागमन की सुविधा भी उपलब्ध है। जो यहाँ के फ्लैटलैंड्स हैं, जो प्लेन्स के कारण जो यहाँ के समतल भाग हैं, वो सड़कों और रेलवे के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सिंचाई की सुविधा पर्याप्त मात्रा में है, जिसके कारण ये गेहूं उत्पादक क्षेत्र के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। और हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स यानी कि जल शक्ति के द्वारा जो चलने वाले विद्युत परियोजनाएं हैं वो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में देखी जाती है। इसके लिए फेवरेबल साइड्स हैं यहाँ पर, इसीलिए ये यानी कि अगर हम देखें तो आर्थिक दृष्टि से मनुष्य को न केवल यातायात के लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, कृषि के लिए इतनी अधिक संभावनाएं ये उपलब्ध कराता है कि विश्व के सबसे सघन बसे मैदानों के अंतर्गत ये मैदान माना जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। अब इसके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के विषय में चर्चा करेंगे। थैंक यू and take care.